यस आजाद, ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग इज क्लियर। जी सर, सब कुछ ठीक है। ओके। यस, द पेन कर्सर इज विजिबल फॉर यू। जी सर, हाँ, देखे दे रहे। ओके ओके। फिरोज भी आ गया। ठीक ठीक। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। जी आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में हायर एजुकेशन। तो क्वेश्चन तो आपके पीवाईक्यूज ही हैं, बट बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी होंगी। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन विदाउट एनी लेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टेचुरी बॉडी। ठीक है, आपको बताना है कि फॉलोइंग में से कौन सी एक स्टेचुरी बॉडी नहीं है। यहाँ पे है जी एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसी तरीके से बी में बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसी तरीके से है नेक यहाँ पे। तो विच ऑप्शन विल बी बेटर फॉर दिस आंसर। ऑप्शन सी। नहीं, देखिए द करेक्ट ऑप्शन आंसर डी। ठीक है, नेक। नेक जो है ये आपकी एक ऑटोनमस बॉडी है। यानी ऑटोनमस बॉडी ये वो बॉडी होती है जो किसी बॉडी के अंदर आती है। तो ऑटोनमस किसके अंदर काम करती है? ऑटोनमस वर्क्स अंडर द यूजीसी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो यूजीसी के अंदर क्या करती है, काम करती है। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी? 1994 के अंदर ये बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर के अंदर है। ठीक, ये इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर के अंदर है। बाकी एनसीटीई जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये आपकी बनाई गई है 1961 के अंदर। ठीक है, 1961 में ये बनी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी आपकी बनी है 1961 में। इसका भी हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है। ये लीगल एजुकेशन को देखती है। जैसे हम लोग जो एलएलबी करते हैं, एलएलएम वगैरह की जो कोर्सेज होते हैं, या फिर जो वकील वगैरह का जो भी पढ़ाई होती है, जितनी भी तरीके की चीजें होती है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखती है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक सोसाइटी के तौर पे पहले बनाई गई थी 1986 के अंदर, बट बाकायदा इसको एक एक्ट का दर्जा दिया गया, एक स्टेचुरी बॉडी का जो है दर्जा दिया गया था 1992 के अंदर। ये डिसेबल पर्सन के लिए, जिसको हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं ना, डिसेबल पर्सन जो होते हैं, जैसे आंख से माजूर है, पैर से माजूर है, लूले हैं, लंगड़े हैं, उनके लिए जो एजुकेशन होते हैं या फिर जो सहूलत होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया देखती है। इज दिस क्लियर? जी सर। ठीक है, अब आप ये समझ लो कि स्टेचुरी बॉडी ये वो बॉडी होती है जिसके पास खुद पावर आ जाता है। जैसे यूजीसी जो है आपकी एक स्टेचुरी बॉडी है, उसके पास फुल पावर है। ठीक है, वो इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंदर है, वो वही कंट्रोल करती है, क्योंकि उसके पास पावर है। ठीक है, और इस बॉडी को बनाने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट से एक्ट पास करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। और ऑटोनमस बॉडी ये वो बॉडी होती है जो किसी दूसरे बॉडी के अंदर काम करती है। जैसे नेक जो है यूजीसी के अंदर काम कर रही है, ये एक ऑटोनमस बॉडी है। ठीक, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर असिस्टिंग पीपल इन टेकिंग बेस्ट डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रेन्स फ्यूचर। तो फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सा एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, किस चीज के लिए? लोगों को गाइड करने के लिए, बेस्ट डिसीजन लेने में अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉलोइंग में से कौन सा है जो गाइड करता है लोगों को कि वो अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए जो है बेहतरीन डिसीजन ले सकें। Which option will be correct? ए पाठशाला है, सारांश है, शाला सिद्धि है, या स्वयं प्रभा? एनीवन गेसेस स्वयं प्लीज? प्रभा होगा सर। नहीं, देखिए स्वयं स्वयं प्रभा। प्रभा जो है वो आपका एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नहीं। स्वयं प्रभा जो है एक चैनल है। ठीक है, यानी जिसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नॉलेज डिलीवर की जाती है। स्वयं प्रभा इट इज अ चैनल, ठीक है, डेट यूज बाई 24 आवर्स। वो आपका 24 घंटे जो है आपको क्या करता है, नॉलेज को डिलीवर करता है, 4 बार रिपीट करके। लेकिन सारांश जो है ये एक पोर्टल है। सारंस जो कि सीबीएसई के जरिए इसको डेवलप किया गया था। सारंस एक ऑनलाइन टूल है, या हम बोल सकते हैं इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो किसके जरिए डेवलप किया गया? बाई सीबीएसई। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया।
सारंश हेल्प पेरेंट्स एंड स्कूल एनालिसिस अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट एंड ओवर टाइम। यानी हम कह सकते हैं ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सीबीएसई ने बनाया है जहां पर स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। एक तरीके से जो है बच्चों को बच्चों के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और इसी तरीके से पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को के रिकॉर्ड को देखते हुए जो है फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर डिसीजन ले सके कि मेरा बच्चा जो है आगे किस फील्ड के लिए काम कर सकता है या किस फील्ड के लिए बेहतर हो सकता है। ये सारी चीजें जो है इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों की, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योगा इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो फॉलोइंग में से किसने जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर योगा के इंट्रोडक्शन की बात की थी? एनईपी 1968 या 1986, 2022 वाली रिपोर्ट, 12 वाली या 2010 वाली? जी फिरोज। ऑप्शन बी। गुड, ठीक है। तो ये है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाली ही एनईपी ने क्या किया था, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स की बात की गई थी कोठारी कमीशन के अंदर, तो उसने कहा कि योगा का भी इंट्रोडक्शन देना चाहिए। लिहाजा आज अगर आप देखेंगे जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी है, सब में जो है योगा के कोर्सेज होते हैं। इनफैक्ट आपको उसके एग्जाम भी प्रैक्टिकल बेस पे देना होता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वाज प्रिविलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट टाइम? ठीक है, यानी जो कदीम जमाना था, पुराने टाइम में जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन सिस्टम था वो कैसा था? क्या उसमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होते थे, या इंटरव्यू के बुनियाद पर, गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल यानी आपके अच्छे रिकॉर्ड को देखकर, या फिर पीयर रिव्यू डिस्कशन देखते हुए? entrance examination। जी। तो वहां पर भी जो है उस टाइम पे इन एंशियंट टाइम देयर वाज द एडमिशन सिस्टम, मतलब वो आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होता था। एंड एडमिशन उन्हीं लोगों का होता था सिर्फ जिनकी एज 20 ईयर्स की होती थी, यानी 20 साल की उम्र पे ही जो है यहाँ पर आप दाखिला ले सकते थे। यानी देखिए 20 साल वाली जो एज सिस्टम है ना, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कहीं कहीं दूसरे सोर्सेज में आपको 16 साल भी मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगर इस तरीके से पुराना क्वेश्चन आपसे रिपीट होगा तो 20 लगाइएगा, अगर कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दे दे जिसमें 20 ना हो 16 हो, तो आप 16 को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द करेक्ट चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? देखिए करंट का मतलब ये नहीं है कि ये अभी का क्वेश्चन है, ये आपका 20 या 19-22 के आसपास के ये क्वेश्चन है। फिर भी उसी चैलेंजेस को आप यहाँ पर फिट कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें वही है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। हायर एजुकेशन की फील्ड में इंडिया में क्या मौजूदा जो है चैलेंजेस हैं, यानी अगर हमें हायर एजुकेशन को बेहतर बनाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो हम करते ही करते हैं ना, तो इसमें कोई ये बड़ा चैलेंज की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहां से हटाएंगे, ठीक है। यहां हमने देखा वीआई है। फिर उसके बाद एक्सपेंशन करना, इक्विटी, फंड्स, एग्जामिनेशन रिफॉर्म या एक्सीलेंस। तो करंट चैलेंज में देखेंगे इक्विटी बहुत बड़ी बात है, फंड भी लाना, और इसी तरीके से हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके अंदर तरतीब देना, यानी उसको दुरुस्त करना, रिफॉर्म करना। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2। देखिए इक्विटी का मतलब होता है कि हर कम्युनिटी के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर जो है मुख्तलिफ जात पात के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब को लोग रहते हैं, तो सबका कोटा फिक्स होता है, किसी में कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो हमें इक्विटी लानी है ताकि हर कम्युनिटी एंड हर जेंडर, ठीक है, और इसी तरीके से हर मजाहिब के लोगों को बेहतरीन तरीके की बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि सारे लोग जो है हायर एजुकेशन ले सके, जो कि आज भी कहीं ना कहीं इक्विटी नहीं है। फंड की एक बहुत बड़ी जो है जरूरत पड़ती है हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। फंड की वजह से ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इनएडुकेट तरीके से काम करता है, यानी सही जो है तरीके नहीं हो पाते हैं। एग्जामिनेशन रिफॉर्म, यानी इन टूडेज एरा, या हम कह सकते हैं इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एरा, द एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी कॉलेज एंड एवरी यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो हमारा पुराना मतलब एग्जाम का सिस्टम है, बच्चे जो है सिर्फ रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और एग्जाम पास करने के हवाले से पढ़ते हैं। यानी उन बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं होती है, प्रैक्टिकल सलाहियत नहीं होती है कि वो डिग्री लेने के बाद जो है कहीं पर जो है अप्लाई करें और उनको
जॉब वगैरह मिल सके। तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म में इसी चीज पर जोर दिया जाएगा कि हमें बच्चों का एग्जाम जो है थ्योरेटिकल के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल बेस्ड भी होना चाहिए। जैसे आपने देख लिया है कि वाइवा बच्चों का लिया जाता है, बच्चों से इस एग्जाम में जो है लैब यूज करवाई जाती है, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों से करवाई जाती है जिसके अंदर प्रैक्टिस प्लस थ्योरी दोनों चीजें शामिल है। ठीक, चलिए। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज रिक्वायर, अगर आप वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हो, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप वर्ल्ड लेवल पे अपना डंका पीटना चाहते हो, तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है, बताइए। वन ऑप्शन विल इलिमिनेट एंड करेक्ट ऑप्शन इन योर हैंड। किताबें रखी जा सकती हैं। कोई ऑप्शन? दावा है कि जामा अल जाजर मस्जिद दुनिया की तीसरी और अफ्रीकी जी, देखिए, आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ऑटोनमस गवर्नेंस चाहिए, यानी फुल ऑटोनॉमी आपके पास होनी चाहिए, फुल आजादी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी के दबाव में बनाओगे ना, तो आप कुछ करोगे तो वो कहेगा ये ना करो, वो ना करो, ये डिपार्टमेंट मत खोलो, ये फैकल्टी जो है हटा दो, कुछ इस तरीके की चीजें आएंगी, डिस्टरबेंस आएगा, आप खुद से काम नहीं कर पाओगे। जैसे यूरोप के एजुकेशन सिस्टम को आज इतनी मजबूती क्यों मिली है? अगर आप जेएनयू की ही सोच लो, वहां पर हर चीज की आजादी है, लाइब्रेरी खुली रहती है, सिर्फ रात में या फजर की टाइम ही जो है कुछ ही घंटे के लिए वो बंद होती है। इसी तरीके से हमारे बीएचयू की लाइब्रेरी का भी हाल है। ठीक है, सिर्फ फजर की टाइम ही 1-1.5 घंटा खुली रहती है, वो साफ सफाई करने के लिए खोलते हैं, बाकी आपको फुल आजादी दी जाती है, आपको जो पहनना है पहनिए, जो करना है करिए, जो पढ़ना है पढ़िए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यूरोप के एजुकेशन सिस्टम में यही चीज है कि वहां पर हर तरीके की आजादी आपको दी गई है पढ़ने के हवाले से, तो जो आपको करना है करिए, लेकिन अपना एक गोल सामने रखते हुए ही करिए। ठीक है, अब फंडिंग आपको मालूम है कि फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका जो इवेल्युएशन सिस्टम है या मैकेनिज्म पे कंट्रोल कोई करके रखेगा तो आप बना ही नहीं पाओगे। इसी तरीके से आपका आउटकम जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो चाहे आप पढ़ाएं, जो चाहे जिस तरीके से चाहे आप अपना आउटकम दे बच्चों को, जो भी करें। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये काम कर सकते हो। चलिए, from the following, identify the organization that provides a common platform to all universities, including institution of national importance. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, जिसके अंदर नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशन है वो भी शामिल है। आपको मालूम है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, है ना, और इसी तरीके से एक होता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कुछ भारत के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आईओई के अंदर आती हैं, कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा जिनको दिया गया है। ठीक है, यानी कुछ जो है नेशनल लेवल पे काम करती है, और इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस जो है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, जिसके अंदर बेचू भी है, जेएनयू भी है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो 10-12 हैं, आपको जो है क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी यूनिवर्सिटीज जो है एक जगह पर आती हैं या जुड़ती हैं या रहती हैं, वो कौन सा है बताइए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नो नो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यूजीसी तो एक बॉडी है जो सारी यूनिवर्सिटी को चलाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके नाम के अंदर ही वो चीज है, गैदरिंग वाला लफ्ज लगा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यानी इंडियन यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, यही क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, अभी अल्फला यूनिवर्सिटी के हवाले से जो आप लोग सुन रहे थे, वहां पर जो भी एक्टिविटी हुई थी, तो आपने सुना होगा कि इंडियन IOU ने, ठीक है, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, AIU ने अपना एसोसिएशन या अपना पार्टिसिपेशन जो है उस यूनिवर्सिटी से हटा दिया, यानी अपने प्लेटफॉर्म से जो है उस यूनिवर्सिटी को निकाल दिया है। तो ये है क्या, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी यूनिवर्सिटीज जो है इसके मेंबर होते हैं, और सारी यूनिवर्सिटी के लोग जो है एक तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं, नेशनल लेवल की एक्टिविटीज को, इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटीज को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर प्रमोट होती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीजों के ताल्लुक से यहाँ पर बात की जाती है। देखिए, पहले इसको बनाया गया था AIU, ठीक है,
AIU को पहले बनाया गया था 1925 में, तब इसका नाम था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। IUB के नाम से इसको हम जानते थे, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से। फिर इसके नाम को रिनेम किया गया AIU के नाम से, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इन 1973। इसका काम क्या है? टू ब्रिंग ऑल इंडियन universities together on a common platform for coordination, mutual consultation and promotion of university activities। तो यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, यानी आपस में मिलजुल कर कोई भी मशवरा लेना है। म्यूचुअल कंसल्टेशन का मतलब ये कुछ मशवरा लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी यूनिवर्सिटीज जो है इसके मेंबर होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अल-फलाह के ताल्लुक से आ सकता है क्योंकि रिसेंट वाला मामला है। ठीक है, कि किसने अपना जो है लाइसेंस उससे छीना या किसने जो है काम किया, तो यही है वो। In which of the following one nation, one standard is mentioned as the mantra to ensure national standard and quality? तो फॉलोइंग में से जो है किसका ये मंत्रा है? वन नेशन वन स्टैंडर्ड, यानी ये जो मंत्रा है, हम कह सकते हैं ये जो शिआर है, जो नेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी को इंश्योर करेगा यानी यकीनी बनाएगा, तो ये किसका है? यानी ईपी 1968, 1986, या नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, नीति आयोग का। मोबाइल फोन पर मैंने पर्स नीति आयोग। क्योंकि मुझे मोबाइल फोन की जरूरत नहीं, देखिए ये जो मंत्रा आपका ना, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, यानी मुल्क एक ही है और उसके अंदर स्टैंडर्डपन हमें लाना है, तो ये आपकी 2015 वाली जो है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो ये बनाई गई थी, इसके अंदर जो स्किल लेवल के प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे जो डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं ना, मैकेनिकल डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, मोबाइलिंग डिप्लोमा है, बहुत सारे इस तरीके के जो 1 साल 2 साल 3 साल के जो डिप्लोमा वाले प्रोग्राम होते हैं, डिग्री बेस्ड नहीं होते हैं, उनके लिए ये बनाया गया था। और इसका मंत्रा था, हम कह सकते हैं इसका नारा था, इसका स्लोगन था, या इसका शियार आप बोल सकते हो, विद अ व्यू टू इंश्योरिंग नेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी इन स्किल डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये स्किल से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है उनको डेवलप करने में, सर्टिफिकेट देने में इसका काम था। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 273। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ओवररीचिंग विजन दैट गाइड्स रिसर्च इनटू सोशली रिलेवेंट एरियाज? तो फॉलोइंग में से कौन से ऐसे विजन्स हैं जो रिसर्च को गाइड करेगा सोशली रिलेवेंट एरिया में? एरिया है, इम्प्रिंट है, NIRF है, या स्वयं प्रभा है? यस, एनीवन? एनीवन प्लीज इंश्योर द करेक्ट आंसर। सी सर, NIRF। नहीं, देखिए NIRF जो है ये रैंकिंग के लिए काम करता है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, ये इंडियन ऑप्शन यूनिवर्सिटी ए। को जो है रैंक देता है जी। ऑप्शन ए। नहीं, ये है आपका इम्प्रिंट। ठीक है, कई बार ऐसे सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए भी गए हैं, पढ़ाए भी गए हैं, बट देखिए ये है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट है क्या? इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी is a joint initiative by the Indian Institutes of Technology and Indian Institute of Science supported by the Ministry of Education, जिसको पहले हम MHRD के नाम से जानते थे। तो यानी ये मिलकर ये इनिशिएटिव लिया गया था इम्पैक्ट का, इम्प्रिंट का। कौन कौन थे इसमें? इंस्टीट्यूट IIT टेक्नोलॉजी शामिल थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाले शामिल था, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए मिलकर लिया गया। इसका काम क्या है? Its primary goal to identify and develop a roadmap for research to solve major engineering and technologies challenge that are specifically relevant to India's societal needs and national priorities। ये क्या करेगा? बेसिकली एक जो है रोड मैप डेवलप करेगा, ताकि लोकल लेवल पर जो इंजीनियरिंग की, मतलब मेजर जो इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जो भी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम्स जो है इंडिया के उन एरियाज से जो है रिलेट करती हैं। ठीक है, यानी जो उनकी सोसाइटल नीड्स यानी समाजी और नेशनल लेवल की फौकियत को जो है पूरा कर सके। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि जो समाजी लेवल पे जो बड़े बड़े मतलब मेजर प्रॉब्लम्स हैं आपके टेक्नोलॉजी की, उसी चीज को ये डेवलप करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए ये लाई गई थी। ठीक है, जिसके अंदर सिटीज आपके शामिल हो सकते हैं, कस्बे आपके आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं।
चलिए, क्वेश्चन नंबर है 275। एन इंस्टीट्यूशन डिसीरियस ऑफ अप्लाइंग, ठीक है, सॉरी, डिजायर ऑफ अप्लाइंग फॉर डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट, यानी डीम टू बी यूनिवर्सिटी को जो है, डीम टू किसी भी इंस्टीट्यूशन जो है डीम टू बी यूनिवर्सिटी का ओहदा लेने के लिए उसको कितने साल की एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, यानी वो इंस्टीट्यूशन कितने साल का होना चाहिए, तब जाकर वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस या टैग ले सकता है। जी, जैसे आपका एक कॉलेज है, ठीक, जैसे जामिया हमदर्द जो है वो क्या है, आपकी एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और आपके ऑप्शन पास, सी। जी, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, यानी 20 साल, कम से कम आपका ये कॉलेज जो है 20 साल की एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, 20 साल पुराना होना चाहिए, तभी जो है आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का ओहदा ले सकते हो। और इसके लिए जो है कितनी, मतलब जो NIRF की रैंकिंग निकलती है ना, तो कितना CGPA इस रैंक का मिले कि आप तब भी ले सकते हो, 10.26। जैसे इसके बहुत सारे क्राइटेरिया पैरामीटर हैं, ठीक है, जो क्लासेस में आपको पढ़ाए गए हैं। तो 10.26 CGPA का जो है पैरामीटर है कि ये रैंकिंग में उतना इंस्टीट्यूशन आना चाहिए, 20 साल पुराना होना चाहिए, 5 PG डिपार्टमेंट जो है उस कॉलेज के अंदर होने चाहिए, 2 रिसर्च का पब्लिकेशन होना चाहिए पर ईयर पर फैकल्टी, ठीक है, तब जाकर इन सारी क्वालिटी को देखते हुए आप डीम टू बी यूनिवर्सिटी का ओहदा ले सकते हो। चलिए, असर्शन में कहा गया है कंसीडरिंग हायर एजुकेशन एज अ नॉन प्रायोरिटी फॉर द स्टेट इज लिंक्ड टू द विथड्रॉ ऑफ पब्लिक फंडिंग टू इट, ठीक है, काफी टेक्निकल क्वेश्चन है बट आप समझो। द प्रेशर ऑफ फ्री एंटरप्राइज सिस्टम इन दिस रिगार्ड इज एन अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर एजुकेशनल मार्केट। देखिए, कहा गया है कि किसी भी स्टेट के लिए हायर एजुकेशन को कंसीडर करना, मत मान लो यहां से आप तर्जुमा करो, हायर एजुकेशन को आप एक नॉन प्रायोरिटी के तौर पर जो है कंसीडर कर रहे हो फॉर अ स्टेट, यानी किसी भी स्टेट के लिए अगर आप हायर एजुकेशन को फौकियत नहीं दे रहे हो, यानी किसी भी स्टेट के लिए आप हायर एजुकेशन को एक तरीके से प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि इस स्टेट के लिए जो है हायर एजुकेशन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आप उससे पब्लिक की फंडिंग निकाल लो, विथड्रॉ ऑफ पब्लिक फंडिंग, सिंपल सी बात है। जैसे यूपी है और आप कह रहे हो इस स्टेट में जो है हायर एजुकेशन नहीं होना चाहिए, तो जब हायर एजुकेशन नहीं होगा तो पब्लिक की फंडिंग भी नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि पब्लिक की फंडिंग की वजह से ही जो है आप एजुकेशन ले पा रहे हो। ये बात समझ में आ गई इतना आप लोगों को? जी जी। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया फ्री इंटरप्राइज सिस्टम, तो यहाँ पर इंटरप्राइज सिस्टम का मतलब है प्राइवेट सिस्टम, यानी आपके जो एजुकेशन का प्राइवेट सिस्टम है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, कॉलेज होती है, जो आपसे ऐंठती है ना, यानी खूब महंगी महंगी फीस उनकी होती है, ठीक है, मणिपाल एकेडमी आप देख लो, मणिपाल यूनिवर्सिटी आप देख लो, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है जो बहुत महंगे कोर्सेज आपको कराते हैं, यहाँ तक कि BA वगैरह के कोर्सेज जो है 70-80 हजार 1 लाख तक पहुंचा देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो फ्री एजुकेशन सिस्टम का आपका प्रेशर होगा इस सिलसिले में, वो अपनी एजुकेशनल मार्केट को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। अब आप इसको लिंक करो, यानी जब इस स्टेट में आप हायर एजुकेशन को फोकियत नहीं दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो प्राइवेट सिस्टम होंगे एजुकेशन के लिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होंगी, तो वो अपना ही एजुकेशनल मार्केट जो है बढ़ाने की कोशिश करेंगी ना, क्योंकि जब गवर्नमेंट तो पब्लिक के फंड से चलती है, ठीक है, गवर्नमेंट ये टैक्स वो टैक्स इस तरीके की चीजें लेती है, तभी वो आपको सारी चीजें करके देती है, ठीक है। तो जब किसी भी स्टेट को आप फोकियत नहीं दे रहे हो, पब्लिक फंडिंग वहां से निकाल रहे हो, तो इस सिलसिले में आपका फ्री इंटरप्राइज सिस्टम यानी प्राइवेट सिस्टम ही जो है अपने एजुकेशनल मार्केट को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो बात सही है कि नहीं है? जी जी। सर ठीक। जी, ऑप्शन होगा फिर। ठीक है, तो ऑप्शन बी ये, वही। हाँ, तो ये है आपका ऑप्शन है। तो कुछ कुछ असर्शन रीजन जो है ना, बिल्कुल एकदम आपको लगेगा कि कहीं से मैच ही नहीं खा रहा है, बट वो ऐसा लिख देते हैं घुमा फिरा कर, या उसका मजाजी माना ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर फ्री इंटरप्राइज सिस्टम का मतलब ही है यहाँ पर प्राइवेट सिस्टम, ठीक है। तो इससे भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप नहीं समझ पाओगे, तो थोड़ा सा अगर एग्जाम में आ जाए या फिर इस तरीके के क्वेश्चन है तो अटेंशन देने की आप कोशिश करो, क्या पता आपसे बन जाए, निकल जाए, ठीक है, बनेगा क्यों नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बिहाइंड सिटिंग ऑफ हीफा, ठीक है, यानी हीफा को सिट करने के पीछे, हीफा को लाने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का क्या मकसद था?
यानी हीफा जो है जिसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट किनको प्रोवाइड करेगा? हीफा बताएं। हीफा का फुल फॉर्म तो कई बार आपसे पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है, सो प्लीज रिमेंबर दैट। ऑप्शन डी। देखिए, ये है ऑप्शन वन, इम्प्रूव ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइमर इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री। ठीक है, प्रीमियम या प्राइमर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी जो आला क्वालिटी के इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका एम्स हो गया, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, आपका जो IISc हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IITs हो गए, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो ये कंट्री के हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, प्राइमरीज। तो इनको इनको बेहतर बनाने के लिए, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हीफा क्या करेगा? फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज, नॉट ऑल कॉलेजेस, ठीक है, ओनली एंड ओनली प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? पहले आप ऑप्शन पढ़ो, फिर उस हिसाब से जो है आप आंसर दो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सर ऑप्शन सी और डी डी, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। देखिए, जो डी ऑप्शन है ना, इसमें कहा गया है कि जो ऑटोनमस कॉलेजेस होते हैं वो खुद जो है अपने सील के साथ, यानी अपने मोहर या स्टैंप के साथ वो डिग्री नहीं दे पाएंगे, बल्कि किसी यूनिवर्सिटी के सील के तहत जो है वो डिग्री देते हैं। जैसे अगर आप किसी कॉलेज से पढ़ते हो, ठीक है, और वो कॉलेज जो है किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो आपका आपकी डिग्री पे जो है ना नाम आपके कॉलेज का होगा, बट जो मुहर होगी, जो साइन होगी, जो सब कुछ होगा, वो उस यूनिवर्सिटी का होगा। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गौरबंगा जो बंगाल की है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपने कॉलेज से MA किया है, ठीक है, तो आपके कॉलेज पे जो है कॉलेज का नाम आपकी मार्कशीट पे होगा, लेकिन जो मुहर होगी, जो सारे टाइटल्स होंगे, लोगोज होंगे, वो क्या होगा? आपकी यूनिवर्सिटी का होगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ठीक है, वेदर मे बी द डिग्री या डिप्लोमा ऑटोनमस कॉलेज कैन ग्रांट देम अंडर देयर ओन नेम बट अंडर द सील ऑफ एन अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, उनका नाम तो मार्कशीट पे होगा, लेकिन जो सील होगी, मुहर होगी, लोगोज होंगे, ये सारी चीजें होंगी, वो उस यूनिवर्सिटी का होगा जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज जो है एफिलिएटेड है। विलिंगनेस? जी सर। जी, तो यही है सर जी। ऑप्शन सी नहीं होगा सर, सी में तो वही बात कह रहा नहीं, था। तो सी में कहा गया है कि आपको जो डिग्री या डिप्लोमा दिया जाएगा वो ऑटोनमस कॉलेज ही देगा, तो कॉलेज तो नहीं देगा ना आपको, वो तो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के तहत आपको मिलेगी, यानी यूनिवर्सिटी आपको देगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक, चलिए, द मेजर बैरियर फॉर एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन को लेने के लिए बड़े पैमाने पर बैरियर क्या, रुकावटें क्या आती हैं आपको? क्या जो कम एजुकेटेड, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए मतलब एम्प्लॉयमेंट की, यानी जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, या लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन? ठीक है, यानी ये लैंग्वेज का मसला आता है उनके लिए, इकोनॉमिक स्टेटस उनके लिए रुकावट बनता है, या फॉरेन यूनिवर्सिटी से जेंडर कंपटीशन का मसला बनता है, या सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन का यानी भेदभाव करने का मसला बनता है? देखिए, बी ऑप्शन। डी ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, प्लीज रेक्टिफाई योर नॉलेज। यहाँ पे कहा गया लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए एज अ बंगाली स्टूडेंट, ठीक है, मैं आई स्टडीज इन MU या इन जामिया मिल्लिया या इन एनी उर्दू मीडियम स्कूल।
ठीक है। तो देन देयर इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी क्योंकि हमें बंगाली आती है, हमें उर्दू नहीं आती है, तो हम किसी ऐसे मदरसे में या किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए हैं जहां पर इंस्ट्रक्शन टीचर जो लेक्चर दे रहा है वो उर्दू में दे रहा है, ठीक है। तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत बड़ा बैरियर है। इकोनॉमिक स्टेटस का भी फर्क पड़ता है, जिनके पास पैसा है, ठीक है, वो अच्छे कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, अच्छी कोचिंग ले लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो बेचारे क्या ही करते हैं। फिर सोसाइटी में भेदभाव भी डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, ठीक है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए बहुत सारी सीट रिजर्व होती है, ओबीसी वालों के लिए कम होती है, एसटी वालों के लिए बिल्कुल नहीं होती, एसटी बस, मतलब इस तरीके की जो चीजें आप देखने को मिलते हैं ना, तो सोसाइटी में आपको भेदभाव भी देखने को मिलता है, कोटे का हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, प्लस जेंडर का भी होता है मेल एंड फीमेल के दरमियान। चलिए, assertion and reason, government of India established a higher educational statutory body to ensure quality of education। ठीक, ये बात तो सही है, क्योंकि अभी ऊपर बहुत सारे हमने स्टेचुरी बॉडी देखे, एनसीटीई है, यूजीसी है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, बहुत सारे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हायर एजुकेशनल स्टेचुरी बॉडी को जो है स्टेब्लिश्ड किया एजुकेशन की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, यकीनी यानी बेहतर बनाने के लिए। रीजन क्या है? देयर आर सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच डोंट प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो हायर क्वालिटी के एजुकेशन या अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते। बताइए। ठीक सर, के नंबर। जी बिल्कुल। देखिए, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है। यानी देयर आर द मल्टीपल बॉडी, ठीक है, इन इंडिया देयर आर मल्टीपल बॉडी एग्जिस्ट इन इंडिया फॉर स्टेचुरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, लाइक आपका यूजीसी हो गया, इसी तरीके से एआईसीटीई हो गया यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, एंड मोर, ठीक है। But some educational institution and some bodies don't properly work for the quality education, for the higher quality education, better infrastructure, improvement the teacher and training, दीगर कोर्सेज, ठीक है। यानी इन चीजों के लिए वो काम नहीं करते हैं, बनाए तो बहुत सारे गए हैं, ठीक है। तो सो ऑप्शन विल बी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव फ्यूचर फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेक्स ओपन यूनिवर्सिटीज एज अ नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज। आपको उन ऑप्शन को चूज करना है जो ओपन यूनिवर्सिटी को एक नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के तौर पे, नॉन ट्रेडिशनल यानी जो पुराने तरीके से आपको नहीं चूज करना है। ओपन यूनिवर्सिटी है यानी डिस्टेंस वाली तो है, लेकिन वो नए तरीके से काम करे। नॉन ट्रेडिशनल जो पुरानी ना हो, ट्रेडिशनल जो पुरानी हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल भी उसी को बोलते हैं, कन्वेंशनल जो पुरानी हो, नॉन कन्वेंशनल जो पुरानी ना हो, तो ट्रेडिशनल जो पुरानी हो, नॉन ट्रेडिशनल जो पुरानी ना हो। आया समझ में? सर सी नंबर, ACD। वाई? ए हाउ इज दिस पॉसिबल? सी। देखिए, हाँ आपको अगर नॉन ट्रेडिशनल बनाना है तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप नई चीजें लाओगे, इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी पुराना तरीका खत्म करो, अनोखा तरीका लाओ, नया तरीका लेकर आओ, ठीक है। एडमिशन कारिकुलम इवेल्युएशन का मेथड भी आप इनोवेटिव रखो यानी नया रखो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक, ठीक है। जो कम्युनिकेशन की टेक्निक है यानी पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है वो भी आपका मॉडर्न होना चाहिए, नया होना चाहिए, ठीक है। टीचर्स का फ्रेंडली अप्रोच जो है ये कहीं ना कहीं पुराना है, ठीक है। जी सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 282, सिलेक्ट द पीरियड इन विच इंडिया बिकेम अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है। आपको वो पीरियड चूज करना है, प्लीज चूज दोस पीरियड इन विच इंडिया बिकेम अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, यानी किसके पीरियड में इंडिया जो है एक हायर लर्निंग का सेंटर माना जाता था। गुप्ता पीरियड, बुद्धा या मुगल या ब्रिटिश। दिस क्वेश्चन ओनली बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है। जी, जुबैर, व्हाट इज द योर ओपिनियन? फिरोज एंड रिफात परवीन, एनीवन? ठीक है।
देखिए आपने जो है जो एंशियंट एजुकेशन को आपने पढ़ा, जिसके अंदर आपने तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, वल्लभी है, ठीक है, उदंतपुरा है, जगदाला है, ठीक है, पुष्पगिरी है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज आपने पढ़ी है। तो जिसके फाउंडर या जिसका पीरियड, जिसका नाम आपने पढ़ा, क्या इनमें से कोई ये तीन नाम आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ठीक है। बुद्धिस्ट एजुकेशन आपने पढ़ा है, ठीक है, उन यूनिवर्सिटियों के अंदर, लेकिन पीरियड जो था वो इनका था, गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता डायनेस्टी, इन्हीं की खानदान या सलासत वगैरह जो है चल रही थी, उसी जमाने में ये सारी चीजें हो रही थी। तो याद रखना है आपको, इसका प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे जो है किस हिस्टोरिक प्लेस है, यानी कुछ यूनिवर्सिटियों या जगहों के नाम है, जैसे तक्षशिला है, ठीक है, अगर जगह के एतबार से आप मान लें तब भी माने, उज्जैन है, सारनाथ है, अजंता है। तो उसके डिसिप्लिन, ठीक है, प्लीज मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड डिलीवर योर ऑप्शन। ऑप्शन 2 नो, सर। दिस इज नॉट ऑप्शन करेक्ट। डी। गुड, ठीक है, प्लीज गिव यू 2 मार्क्स। देखिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। यहाँ पे क्या है, तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला जगह भी थी, और करंट टाइम जो है अब ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है आपका, पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी में वाक़ है, रावलपिंडी में, ठीक है। पहले जो है वो सारी इंडिया के पार्ट थे। तो ये मेडिसिन के लिए बहुत फेमस थी, ठीक है, उस जमाने में मेडिसिन के लिए फेमस थी। उज्जैन जो है ये एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है, इल्म नुजूम जिसको हम लोग बोलते हैं। सारनाथ जो है ये बुद्धिज्म की जगह थी, ठीक है। और अजंता ये लोग मतलब गार में रहते थे, आर्किटेक्चर आर्ट वगैरह के लिए मशहूर थे, ये पत्थरों को तराश तराश कर जो है नक्शोनिगारी वगैरह करते थे, ठीक है। अजंता जो है ये भी आपका उसमें है, महाराष्ट्र में ये पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 284। द गवर्नर हैज पावर टू आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। गवर्नर के पास पावर है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से ले सकता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, यानी स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, यानी इदारतुत तंजीम जिसको हम बोलते हैं, यानी हुकूमत। जैसे हमारे जो प्राइम सीएम है इस टाइम पे, वही तो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट के, सीएम योगी। तो जो गवर्नर होता है उसके पास ये फुल अथॉरिटी होती है, द गवर्नर हैज फुल अथॉरिटी टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है, एनी नॉलेज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। यानी आप गवर्नर को बताओ कि क्या चल रहा है आपके जो है राज्य में, आप क्या कर रहे हो, किस तरीके की चीजें आप ला रहे हो, क्या नहीं ला रहे हो, ये सारी चीजें क्वेश्चन इस हवाले से है। रीजन में कहा गया द गवर्नर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या सही है ये? जैसे हमारी कंट्री में एक प्रेसिडेंट होता है, फिर पीएम होता है, और हर स्टेट में भी गवर्नर होते हैं और सीएम होता है। तो जो हेड होता है, यानी मेन जो सरकार को चलाता है, वो कौन होता है? जी, किसी को नहीं मालूम? देखिए, इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट हैज रन बाय द पीएम, यानी पीएम इज द रियल हेड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। एंड सीएम इज द रियल हेड ऑफ द ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, या ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। यानी जिस भी स्टेट का सीएम है, जिस भी जगह का सीएम है, वो उस जगह का रियल हेड होता है, यानी वही एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी को संभालता है, ठीक है। हमारे यहाँ सर ऑप्शन प्रेसिडेंट, के हाँ नो नो, ऑप्शन सी होगा। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका ओहदा सबसे बड़ा होता है कंट्री के लिए, वो कंट्री के फर्स्ट सिटीजन के तौर पे उनको लिया जाता है, उनका ओहदा सबसे बड़ा होता है। लेकिन जो रियल स्टेट होते हैं, संभालने का काम करते हैं, वो पीएम होते हैं। इन अदर कंट्री अगर आप देखोगे तो वहां जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, ठीक है। अभी ट्रंप को देख लो, वहां पे पीएम का कंसेप्ट नहीं, वहां पे जो कुछ होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। चलिए, हु अमॉन्ग सर दी आर फॉलो। तो ठीक था ना सर? जी, आर तो रीजन वाला तो ठीक ही था। क्यों क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट रियल हेड है स्टेट का, तो गवर्नमेंट नहीं होता ना, सीएम हाँ, होता है ना। जैसे आपके बंगाल में ममता बनर्जी ही रियल हेड है। एडमिनिस्ट्रेशन है ना सर, एडमिनिस्ट्रेशन में तो स्टेट गवर्नर ही हेड होता है। नहीं, नो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि स्टेट को चलाने वाला, तो स्टेट को चलाने वाला कौन है आपके बंगाल में? ममता बनर्जी। हाँ, तो वो सर सीएम है, गवर्नर तो नहीं है ना।
तो वही तो कह रहा हूं, तो सीएम यहाँ पे होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि गवर्नर रियल हेड है स्टेट का, ये गलत है, सीएम रियल हेड होता है स्टेट का। ठीक है। जी सर। ठीक है, चलिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट टूक द इनिशिएटिव फॉर अपॉइंटिंग अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो आजादी से पहले का जो पीरियड है, तो ये इनिशिएटिव पहले किसने लिया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट करने का? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो भी आया था प्री इंडिपेंडेंस पे, वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। आपको मालूम है 1902 1901 में आया था। 286 में क्या है, इसको आपको लगाना है तरतीब से। ठीक है, ये बहुत सारे कमीशन है। ठीक है, कोठारी कमीशन है, मुदालियार एंड राधा कृष्णा कमीशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज सो सिंपल। टू, देखिए ऑप्शन आप, ए। क्वेश्चन ए हो गया। नो इट्स, क्या पूछा गया आपसे? क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको लगाना है ना, मतलब तरतीब से आपको लगाना है। इट्स बिगेस्ट फॉर ऑप्शन ए। ऑप्शन टू होगा आई थिंक। देखिए, राधा कृष्णा कब आया? 1948 में आया है, 9 तक चला। ठीक है, यानी आजादी के बाद। मुदालियार 1952 के अंदर है, कोठारी जो है 1964 के अंदर है। तभी का हमारे हमको भी याद है, जब से हमने इसको पढ़ा है या फिर हमने एग्जाम दिया है, तो काफी आसान है ये। बट पता नहीं आप लोगों की रिवीजन अच्छी नहीं है, इसलिए ये चीजें नहीं कर पा रहे हो आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 287। चूज द इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट अथॉरिटी या अथॉराइज्ड टू कन्फर डिग्री अकॉर्डिंग टू यूजीसी एक्ट 1956। यानी इनमें से वो कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसको यूजीसी ने अपने एक्ट के तहत डिग्री देने के लिए अथॉरिटी नहीं दी है। यानी वो यूजीसी एक्ट के तहत अथॉराइज्ड नहीं है, इसलिए वो डिग्री नहीं दे सकते यूजीसी के तहत। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह देती है ना। तो इनमें से वो कौन से, देखिए, डीम टू बी यूनिवर्सिटी ये यूजीसी के अंदर आती है, कम्स अंडर दी यूजीसी। ठीक है, तो इसी को आप एलिमिनेट कर दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो। तो सो ऑप्शन डी इज विजिबल फॉर यू। यहाँ पे क्या है, देखिए, इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश अंडर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जैसे जो हम जैसे बहुत सारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जैसे बंगाल है, उर्दू की हो गई, तमिल की हो गई, सिंधी हो गई। तो कुछ ऐसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के तहत जो है स्कूल्स चलते हैं, जो सिर्फ अपने लैंग्वेज को, यानी अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो वो यूजीसी के अंदर नहीं आते। वो लोग अपनी डिग्री दे सकते हैं, बट यूजीसी के तहत नहीं देंगे, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह देती है। एफिलिएटेड कॉलेज भी आपको मालूम है। ठीक है, अफिलिएटेड कॉलेज भी जो है ये डिग्री नहीं देते, क्योंकि ये किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं, तो यूनिवर्सिटी देती है, अफिलिएटेड नहीं होते। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का मतलब ये यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है। जैसे डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपने डीयू के बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के नाम सुने होंगे ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कॉलेज डिग्री देता है। ठीक है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी ही का पार्ट है, बट उसको यूनिवर्सिटी के कैंपस से अलग अलग बना दिया गया है। आप वहीं से पढ़ो, आपका सारा प्रोसीजर जो है डीयू के तहत ही होगा। ठीक है, डीयू ही आपको यूनिवर्सिटी देगी। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है पार्ट, अज्जा, जो उस यूनिवर्सिटी के पार्ट होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 288। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डिटेरियंट फॉर द स्टूडेंट टू डू वेल इन अ हायर एजुकेशन। तो फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा? यानी इनमें से वो कौन सी चीज है जिसको आप हटाओगे या लाओगे तो बेहतर रहेगा? जी, इट्स वेरी इजी। डी ऑप्शन, एकेडमिक डिस्कोर्स। नो, एकेडमिक डिस्कोर्स मतलब एकेडमिक चीजों में तहकीक करना, ये सब कुछ करना, तो ये तो एक अच्छी बात है ना भाई। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ड्रॉप इन अ फाइनल की, सियासी चीजों को मुकम्मल तरीके से आप ड्रॉप कर दो, हटा दो। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है अगर सियासी चीजों में इन्वॉल्व रहेगा तो वो नेतागिरी करेगा, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होगी। ठीक, जैसे स्टूडेंट का यूनियन है आजकल। तो क्वेश्चन नंबर है 289 है, यहाँ पर लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है, आप मैच करो। ठीक है, नेप्टन नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग 2003 में बनाया गया, जो कि टेक्निकल एजुकेशन यानी इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए काम करेगा।
कंसोर्शियम फॉर एजुकेशन एजुकेशनल कम्युनिकेशन, तो ये जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज को जो है रन करता है। एनसीईआरटी IOS के बारे में आपको मालूम है, ये हाई स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है। एनसीईआरटी 1986 में बना, ये 1989 में बना। तो ये जो है स्कूल एजुकेशन देखता है, बट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से ये देता है, ठीक है। निटर जो है ये आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ये बनाया गया एक इनिशिएटिव। चलिए, तो ये है आपका लिस्ट कमीशन सारे हैं, राधा कृष्णा, मुदालियार, कोठारी एंड सम पितोदरा। देखिए मैंने इस ऑप्शन को ले लिया, बट मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, इसमें मुझे लगता है कि टाइप करने में यहाँ से कुछ चीजें जो है गायब हुई हैं, ठीक है। इसलिए बहुत विजिबल ये ऑप्शन नहीं है, तो सो आप इस पे फोकस ना करो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर है 291। In the age of 4 Vedas, students were admitted to the Vedic school after the performance of which ceremony? यानी 4 वेदास की एज में या वैदिक पीरियड में स्टूडेंट को जब स्कूल भेजा जाता था, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम के लिए, तो उसके लिए कौन सी सेरेमनी जो है कौन सी चीजों का इनेकाद किया जाता था। जैसे होता है ना ऑप्शन हिंद, है। हाँ, तो ये है आपका उपनयन, जिसको हम इनिशिएशन भी बोलते हैं ना, इसको जी। इनिशिएशन यानी शुरुआत वाली चीज जो होती है, ठीक है। इनके यहाँ हर तरीके की सेरेमनी होती है, बाल मुड़ाया जाए मुंडन सेरेमनी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या होती है, देहातों में हम लोग देखते भी रहते हैं। बट ये तो पढ़ने के हिसाब से ये चीज यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो हमारे यहाँ अजान भी हो रही है, तो क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद। अच्छा। सर जल्दी आइए सर। ठीक ठीक। सर संडे एग्जाम है हम लोगों का। ठीक ठीक जरूर। अपना कल परसों आ जाइए।